Hello guys, welcome back to my channel. This is me Adnan Abdul Ahad and your प्यारा सा चैनल इनफाइनाइट केमिस्ट्री। तो गाइज अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर्स में देखा कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। यानी आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, कई सारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी मॉडल्स दिए। तो उसमें सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे थॉमसन, जो कि जिन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहला मॉडल इन्होंने दिया जिसे बोला गया थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम होता है, हमारा जो एटम होता है वो एक प्लस यानी कि जो प्लस चार्ज होता है पूरे एटम में, एक स्फीयर होता है जिसमें पूरे एटम में हमारा पॉजिटिव चार्ज फैला रहता है। यानी इन्होंने बताया कि हमारा जो एटम होता है वो एक स्फीयर शेप का होता है जिसमें पूरी तरह से क्या होता है, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हमारा फैला रहता है। यानी इन्होंने बताया कि उसमें हमारा पूरे एटम में प्रोटॉन्स फैले रहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। इनके इस मॉडल को दो नाम दिए गए। पहली बात इन्होंने क्या बताई कि एटम क्या है, हमारा जो एटम है, एटम इज अ स्फीयर। पहली बात बताया एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। यानी इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एक गोला है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बीच बीच में जगह जगह पर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धसे रहते हैं। इनके इस मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। जैसे कि आप लोग खीर खाते हैं, खीर में क्या होता है, जगह जगह पर काजू किशमिश ये सारी चीजें पाई जाती हैं। या अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन में क्या होता है, पूरे पार्ट में हमारा रेड कलर का पार्ट फैला रहता है और बीच बीच में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें क्या होता है, सीड्स धसे रहते हैं। तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वाटरमेलन जैसा होता है उसी तरह का इस मॉडल को बताया, तो इसलिए इनके मॉडल को क्या बोल दिया गया, इनके मॉडल को बोला गया वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल या फिर इनके मॉडल को बोल दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। इनके मॉडल को क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल। फिर उन्होंने बताया कि इसमें भाई हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं और इसमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो अब इन्होंने एक बात बोली कि जो हमारा एटम होता है, हमारे जो एटम्स होते हैं वो एटम्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। एटम्स कैसे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये इन्होंने अपने मॉडल में, थॉमसन ने अपने मॉडल में ये सारी बातें बताई थी। इन्होंने बताया कि भाई जो हमारा एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एक स्फीयर होता है, एक गोला होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जगह जगह पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहते हैं। क्योंकि इनका जो मॉडल है वो एक बिल्कुल खीर की तरह या फिर एक वाटरमेलन की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए इनके इस मॉडल को क्या बोल दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने ये मॉडल देने के बाद बताया कि जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्योंकि इनका मॉडल सही नहीं था, काफी ड्रॉबैक्स आए थे, इसलिए इन्हीं का एक चेला था, ठीक है, यानी इन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने इन्हीं के मॉडल के खिलाफ, ठीक है, इन्हीं के मॉडल के खिलाफ एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उसने किया तो उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड की फॉइल पे, यानी एक सोने की फॉइल ली गोल्ड की, उस पे बार बार अटैक करवाया। तो उसने देखा, उसने कई सारी चीजें ऑब्जर्व की, वो अभी हम आपको पूरा डायग्राम बना के समझा के बताते हैं।
अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अल्फा पार्टिकल कहते किसको हैं, अल्फा पार्टिकल कहते किसे हैं। तो हमारा जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस ऑफ जो हीलियम होता है, यानी कि हीलियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका वेट हमारा क्या होता है 4, 2He4 यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी हीलियम का न्यूक्लियस कब होगा, जब इसके अंदर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करें, बाहर निकाल दें, तो हमारा क्या बचता है, हीलियम का न्यूक्लियस बचता है, जिसमें हमारे दो प्रोटॉन क्या होते हैं, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। यानी हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा वजन होता है, काफी वेट रखता है, लगभग 4 AMU वेट होता है एक अल्फा पार्टिकल्स का। अब क्योंकि उन्होंने बताया था क्या बोलते हैं आपके वैज्ञानिक थॉमसन ने कि जो हमारा एटम होता है उसमें पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फैले रहते हैं और जगह जगह पे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। यानी और उन्हें एक बात कही थी भाई, अगर प्रोटॉन पूरे में फैले हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो एटम का मास होता है वो हर जगह फैला रहता है। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इन्होंने एक रेडियम लिया, ठीक है, जिससे क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई, ठीक है। इन्होंने इसमें एक गड्ढा किया जिससे अल्फा पार्टिकल्स को निकालने की, क्योंकि बहुत ज्यादा ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम निकाली और ये बीम लेड से होते हुए इन्होंने भेजा, ठीक है। यहां पर एक लेड रख दिया, क्योंकि लेड क्या करता है, ये अल्फा पार्टिकल्स को जो जैसे भाई यहां से इन्होंने निकालेंगे तो ऐसा होगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि सब सीधा जाए बिल्कुल। तो लेड क्या करता है, अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और बीच में इन्होंने क्या किया, अल्फा लेड के बीच में इन्होंने एक होल बना दिया, एक गड्ढा बना दिया, जिससे कि अल्फा पार्टिकल की बीम हो सीधा चली जाए। और आगे इन्होंने रख दिया यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल, क्या रख दिया यहाँ पे इन्होंने, एक गोल्ड की फॉइल रख दी। तो इन्होंने सोचा और यहां पर एक इन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी, ठीक है, एक इन्होंने क्या रख दिया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बना दी यहां पर। तो इन्होंने पहले सोचा कि क्या होगा जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड की फॉइल से टकराएंगे आकर के, क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड की फॉइल से टकराएंगे तो होगा क्या, क्योंकि गोल्ड की फॉइल है, एक एटम, इसमें कई सारे एटम्स होंगे, तो इनके एटम का वजन क्या होगा, हर जगह फैला होगा, ठीक है, पूरे एटम में इनका वजन फैला होगा। तो इन्हें लगा कि जब इससे हम टकराएंगे ये तो सब क्या होगा, इधर उधर भागने लगेंगे। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जब पार्टिकल्स गोल्ड की फॉइल से टकराए तो मैक्सिमम पार्टिकल्स, ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हुआ, बिल्कुल सामने जाके लड़े, जाकर के फ्लोरोसेंट स्क्रीन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाकर के लड़े। और इन्होंने देखा कि बहुत कम पार्टिकल्स थे, क्या था, बहुत कम पार्टिकल्स थे जो कि यहां से जाने के बाद हल्के छोटे से एंगल पे क्या हो रहे थे, वो कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे, बस छोटे से एंगल पे। तो इनको लगा कि भाई ये कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है। पहले इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा रखा था फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद जब देखा, इन्होंने एक चीज देखी कि भाई यहां से मान लो एक यहाँ पे इन्होंने एक मशीन रखी थी जिससे गिन सके कि कितने अल्फा पार्टिकल्स उधर जा रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि भैया जितने अल्फा पार्टिकल्स हम यहां से निकाल रहे हैं वो सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ मेन स्क्रीन पे नहीं पहुंच रहे हैं। तब इन्होंने क्या किया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन की थोड़ी साइज बढ़ाया, ठीक है, साइज बढ़ाया तो इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स इधर उधर भी लड़ रहे हैं। फिर देखा, फिर भी इन्होंने देखा कि अभी भी सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं भाई, इसमें सामने बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। तब इन्होंने क्या किया, अपने उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन को 360 डिग्री का कर दिया, यानी बस थोड़ी सी जगह रखी जिससे बीम में लड़ सके जाके। तो यहां पर भी इन्होंने देखा कि कई सारे पार्टिकल्स हैं जो इधर उधर लड़ रहे हैं हमारे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, और बहुत कम पार्टिकल्स, यानी लगभग 20,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल क्या हो रहा है, वो इस गोल्ड फॉइल से लड़के वापस आ जा रहा है। क्या हो रहा है, गोल्ड फॉइल से लड़के टकरा करके वापस हो जा रहा है 180 डिग्री के कोण पे। तो इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन निकाले। उससे पहला ऑब्जर्वेशन निकाला कि इन्होंने देखा कि नियरली 99.9% जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन डायरेक्ट सीधा टकरा रहे हैं, जाकर के सीधा गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर रहे हैं। और इन्होंने देखा कि लगभग बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल पे क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हुए जा रहे हैं। और फिर इन्होंने देखा
कि बहुत ही कम, बिल्कुल कम पार्टिकल, यानी लगभग 20,000 में एक पार्टिकल क्या हो रहा है हमारा 90 डिग्री के कोण पर वापस आ रहा है। इन्होंने क्या देखा कि नियरली 99.9% जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं, ठीक है, बिना कोई डेविएशन हुए क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं विदाउट डेविएशन, ठीक है, क्या हो रहे हैं विदाउट डेविएशन, क्या हो रहे हैं बिना डेविएटेड हुए पास हुए जा रहे हैं। और इन्होंने दूसरी बात कही कि कुछ पार्टिकल्स हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या कर रहे हैं, वो स्मॉल एंगल पे मुड़ जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट स्मॉल एंगल, छोटे से एंगल पे क्या हो रहे हैं भाई, वो डिफ्लेक्ट हुए जा रहे हैं। और इन्होंने देखा कि बहुत कम, लगभग 1 in 20,000 पार्टिकल्स, यानी 20,000 पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इन्होंने इन 3 ऑब्जर्वेशन से अपना एक एटॉमिक थ्योरी दिया, ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ये वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिनके बारे में मैंने अभी नाम लिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने, उनके स्टूडेंट ने। देखिए यहां पर अर्नेस्ट रदर ने क्या किया था, सिर्फ उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे, उनके शिष्य थे उनके गेगर और मार्सडन, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को किया था, इंस्ट्रक्शन किसने दिए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, इसलिए हम लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही कहते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब जब इनके शिष्यों ने, यानी कि कौन से शिष्य, गेगर, ठीक है, गेगर और मार्सडन, इन्होंने जब यहाँ पे जो चीजें देखी वो जा करके अपने गुरु को बताई, रदरफोर्ड को बताई कि गुरुजी ऐसा ऐसा चीज निकल के आ रहा है हमारे सामने, आप बताइए क्या करें। तो जब रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब जो चीजें रदरफोर्ड ने पढ़ी थी, ऑब्जर्व किया था अपने उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो चीजें रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी, उसे इन्होंने एक मॉडल के रूप में दे दिया। रदरफोर्ड के इस मॉडल को हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यहीं से क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हुई थी, तो इसको हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने इसमें कई सारी बातें कही थी। इन्होंने सबसे पहली बात कही थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 99.9% जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना डेविएशन किए, बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधा पास कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, यानी एटम का ज्यादातर जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, हॉलो होता है, बिल्कुल गड्ढा होता है, उसमें कोई भी चीज नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा छोटे स्पेस पे होता है, क्योंकि इन्होंने देखा था ना कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंगल पे क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसे थे, अभी मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल जो हमारे थे, जब हमारे इलेक्ट्रॉन हीलियम से निकाल देते हैं तो हीलियम के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव के पास जाएगा तभी तो डिफ्लेक्शन होगा। तो इन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव था, इसका मतलब वहां पे जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उस छोटी सी जगह पे क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल प्लेस, ठीक है, रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल प्लेस। उस छोटी सी जगह को इन्होंने नाम दे दिया, उस छोटी सी जगह को इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। इन्होंने क्या नाम दे दिया उस छोटी सी जगह को, न्यूक्लियस। और यहीं से हमारी क्या हो गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, बहुत हैवी है। क्यों हैवी है, क्योंकि तुमने देखा था कि 1 of 20,000 अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल में 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, पूरे 180 डिग्री पे लड़के तुरंत बैक आ जा रहा है। यानी इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर कोई चीज है, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम, यानी कि पॉजिटिव एटम के अंदर कोई चीज है जो बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा हैवी है। तो वही चीज उन्होंने कहा कि द पॉजिटिव चार्ज इज
वेरी हैवी, यानी कि वही बात कि इन्होंने कही कि एटम के अंदर कोई एक ऐसी चीज है तो बहुत ही ज्यादा हैवी है। फिर इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल में होते हैं। इन्होंने अगली बात कही कि जो हमारा एटम होता है, हमारा जो एटम होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसका साइज जो होता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन द साइज ऑफ एटम। यानी अगर मान लो एटम का साइज अगर 10⁻⁻10 मीटर है, अगर एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर है तो न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर होगा। यानी न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो 5 टाइम्स स्मॉलर होगा, यानी 5 गुना कम होगा किससे? न्यूक्लियस एटम के साइज से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, पूरा क्रिकेट ग्राउंड हम देखेंगे वो हमारा क्या हो गया? एटम हो गया। और उसके बीच में जाके हमने रख दी अपनी बॉल, जिससे हम लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर इन्होंने जो मेन बात कही थी, सबसे मेन बात जो कही थी इन्होंने अपने इस मॉडल में, इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं, घूमते रहते हैं। इन्होंने कहा था, मेन बात इन्होंने क्या कही थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ क्लाउड, electron revolve in a cloud circular orbits around the nucleus, circular orbits around the nucleus। इन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। अब भाई कैसे घूम रहे हैं? देखो, इन्होंने जो इनका ये बात इन्होंने जो कही थी ये बिल्कुल प्लेनेटरी सिस्टम वाली बात कही थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बीच में सन होता है, हमको पता है इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी। कौन चक्कर लगाती है? हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी और सन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी एक कोई फोर्स है जिस फोर्स से क्या हो रहा है? सन हमारी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है। क्या कर रही है? खींच रही है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पत्थर लो, ठीक है, और उसे हम लोग एक धागे में बांध के यूं इस तरह से अगर हम लोग मूव करते हैं तो तुम लोग देखते हो कि पत्थर कंटिन्यू सर्कुलर मोशन में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स पत्थर के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी पृथ्वी और तुम्हारे सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस फोर्स को ये लोग एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स यूज करते हैं, एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स उसका यूज करते हैं। वही चीज होती है कि जो न्यूक्लियस होता है, हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर चूंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज कैसे करता है? सर्कुलर मोशन में। वो क्या होता है? सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स के रूप में करते हैं और कंटिन्यू घूमते रहते हैं, एक्सेलरेट होते रहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने इस मॉडल में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, ठीक है, वो रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए बिटवीन न्यूक्लियस। इन्होंने इसी बात से बताया था कि द सेंट्रीपेटल फोर्स इसी बात से बताया इन्होंने, द सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड
इन्होंने बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है? फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज given in between nucleus and given by the attraction between nucleus and electron, यानी न्यूक्लियस और given by the attraction, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा उसका यहाँ पे यूज करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिससे कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मोशन में रहे। ठीक है, ये इन्होंने बातें अपने इस मॉडल में कही। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उसके लिए गड्ढा खुद जाता है। ठीक है, तुमने सुना होगा कि अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो तुम ही उसी गड्ढे में गिर जाओगे। तो इन्होंने अपनी सारी बातें कह दी, लेकिन इनसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका तुम लोगों ने नाम सुना होगा, मैक्सवेल। काफी बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, जो इनकी इस थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थी। उनकी एक बात थी कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, यानी देखो बार बार ये आगे एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि हमें पता है वैलेंसी में चेंज इन वैलेंसी ही क्या होती है, हमारी एक्सेलरेशन होती है। तो जब ये बार बार आगे बढ़ेगा तो इसकी डायरेक्शन बार बार क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी उसमें वैलेंसी में क्या आएगा, चेंज आएगा, यानी ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेशन करेगा, एक्सेलरेट रहेगा। तो मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई एक्सेलरेट पार्टिकल किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है और अपनी एनर्जी को खोता रहता है। और जब ये कंटिन्यू अपनी एनर्जी खोता रहेगा तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कि ये जाकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सवेल की थ्योरी थी जिसको ये क्या कहते हैं, साबित नहीं कर पाए। तो ये क्या था, इनका ड्रॉबैक था कि ये भैया ये नहीं बता पाए कि हमारा एटम कि स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो हम लोग ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड के मॉडल के। तो ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड के मॉडल के? जो ड्रॉबैक्स थे, पहला ड्रॉबैक ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किसकी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, जो एटम के स्पेक्ट्रम होते हैं, डिस्क्रीट एटम्स के स्पेक्ट्रम जो होते हैं, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन ये दूसरा वाला पॉइंट, इसके बारे में जब तुमको प्लांक की थ्योरी बताएंगे, प्लांक की थ्योरी, उसके बाद में ये पॉइंट तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बहरहाल इस पॉइंट को अभी सिर्फ यहाँ हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि भाई डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की थ्योरी क्या थी, क्या स्पेक्ट्रम की थ्योरी थी, इन्होंने किस तरह से स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम लोगों ने समझा है कि थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल क्या था, उन्होंने क्या क्या अपने मॉडल के बारे में बताया था, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस तरह से रदरफोर्ड ने उनके मॉडल को गलत साबित किया और गलत साबित करने के बाद में अपना एक नया मॉडल दिया, जिसे हम लोग प्लेनेटरी मॉडल भी बोल सकते हैं या सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इनके मॉडल के, इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस तरह से सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इनका ड्रॉबैक था कि ये भाई हमारे एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, हमारे स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो एटम्स के होते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल की थ्योरी और प्लांक की थ्योरी, दोनों ही थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम इन दोनों ही ड्रॉबैक्स को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।